बफर्स, बूफर्स, जो भी कह लो, उसके साथ मैं आप लोगों के सामने इस वक्त मौजूद हूं। एक्सप्लेन कर रहे हैं मैंने बफर सॉल्यूशंस को, कैसे पीएच को कंट्रोल करते हैं, पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। और स्टार्ट कर रहे हैं बफर्स में एप्लीकेबल कुछ कॉन्सेप्ट्स। जनाब, बफर की पीएच को कंट्रोल करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करता है, कॉमन आइड इफेक्ट भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करता है, और ली शेटर प्रिंसिपल भी। एक दफा एमसीक्यू आया था, Which one of the following can explain buffer solution best? तो कुछ लॉ ऑफ मास एक्शन टिक कर रहे थे, कुछ कॉमन आइड टिक कर रहे थे, कुछ ली शेटलियर टिक कर रहे थे। अरे यार, ली शेटलियर, कॉमन आइड, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये एक ही थाली के चट्टे कट्टे हैं, सब कुछ एक ही इनका ओरिजिन है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बफर एक्शन कैन बी एक्सप्लेन बाय, तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। यार ये होते क्या है? Yes, the solutions are which resist any change in their pH. A small amount of acid or base is added into them. ये buffer solutions कहलाते हैं। क्यों ना एंटीडस के हवाले से कुछ कॉन्सेप्चुअल सी डेफिनेशन आपके सामने पेश करूं। देखें जरा, डेल्टा pH means change in the pH. एक बफर सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जो pH में चेंज को अप्रोक्सीमेटली क्या रखने की कोशिश करता है? जीरो। तो pH चेंज अप्रोक्सीमेटली जीरो रखने वाला सॉल्यूशन बफर कहलाता है। pH बड़े कब चेंज हो सकती है? उसकी पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस ऐड किया जाए। बट दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है लॉन्ग टाइम एक्सपोज टू द एयर, जिस तरह मेडिसिन की बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है कि यूज विद इन 2 days ऑफ ओपनिंग या 3 days ऑफ ओपनिंग या 4 days ऑफ ओपनिंग। लॉन्ग टाइम एक्सपोज टू द एयर आने की वजह से भी pH चेंज हो सकती है, और डाइल्यूशन या मॉइस्चर की एडिशन पर भी pH चेंज हो सकती है। मेडिसिन के ऊपर क्या देखते हो? हाँ, ठंडी और खुश्क जगह पर रखें, बच्चों की पहुंच से भी दूर रखें, तभी ये ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। सो आप लोगों को ये 3 कंडीशंस हैं जो पीएच में वेरिएशन लेकर आ सकती है कि एसिड और बेस ऐड होने पर पीएच चेंज हो सकती है, डाइल्यूशन होने पर पीएच चेंज हो सकती है, या ओपन एयर में लॉन्ग टाइम एक्सपोज रहने तक भी पीएच चेंज हो सकती है। आगे बढ़ो। 2 तरह के बफर्स होते हैं यार, एसिडिक बफर्स एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर्स की पीएच लेस देन 7 होगी, बेसिक बफर्स की पीएच ग्रेटर देन 7 होगी। और एसिडिक बफर अगर बनेगा तो कैसे बनेगा? ये पीएच वाला मैंने आपको बता दिया, ग्रेटर देन 7 और लेस देन 7। मैं एसिडिक बफर की बात कर रहा हूं तो मैं पीएच लेस देन 7 की बात करूंगा, और इसको मैं बनाऊंगा मिक्स करते हुए एक वीक एसिड को। मिक्सअप करना मैंने स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, और उसका सॉल्ट बना लेना है। किसका सॉल्ट बनाना है? वीक एसिड का। यानी कि वीक एसिड होगा और उसी वीक एसिड का सॉल्ट लूंगा, और वो सॉल्ट मैंने बनाऊंगा किसके साथ? किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। असल में ना बफर का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो भी आपके साथ मेरे जेहन में अचानक आया, क्लिक हुआ है कि यार ये बात पहले बता दो, लेकिन यार पहले क्यों? मैं उसके टाइम पे बताता हूँ। जस्ट वेट फॉर सम टाइम, टाइप्स को जरा वाइंड अप कर लूं। एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, और वीक एसिड के साथ ये इसका सॉल्ट ले रहे हो आप, वो सोडियम एसिटेट ले रहे हो, और सोडियम एसिटेट ऑफ कोर्स सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड है। इसको बनाया कैसे है ये देखो, आपके सामने रिएक्शन है। एसिडिक एसिड इज अ वीक एसिड, और आपने इसको रिएक्ट करवाया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये बना आप लोगों के पास सॉल्ट जो कि सोडियम एसिटेट एज पार्ट ऑफ द बफर होता है। और इस तरह दूसरी एग्जांपल में कार्बोनिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हम लोग एक एसिडिक बफर बनाने के लिए वीक एसिड और उसका सॉल्ट लेंगे, और वो सॉल्ट बनाएंगे किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। और अगर आप एक बेसिक बफर बनाना चाह रहे हैं तो बेसिक बफर क्या होता है? जिसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होती है, उसकी कंपोजिशन में आप वीक बेस लोगे लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसका सॉल्ट बनाओगे लाइक अमोनियम क्लोराइड, और वो क्लोराइड और सॉल्ट बनाओगे कैसे? किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl के साथ। देखो बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, रिएक्शन करने पर सॉल्ट बना, और सॉल्ट और वाटर बने, और ये सॉल्ट पार्ट ऑफ द बफर बना। सो ये था एसिडिक और बेसिक बफर के एक सवाल से बात। हेंडरसन इक्वेशन की डेरिवेशन तो मैं नहीं करवाने जा रहा हूं यार, आप लोगों को एटलीस्ट हाँ ये इक्वेशन जरूर याद रखिएगा। दिस इज एन इक्वेशन व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। बेटा इसमें आप लोगों को पीके के लिए, पीके को नई टर्म नहीं है, सॉल्ट कंसंट्रेशन गिवन होगी, एसिड कंसंट्रेशन गिवन होगी, आपने जस्ट उसका लॉग के थ्रू कैलकुलेट करना होगा, पीएच फाइंड आउट करनी होगी। न्यूमेरिकल पेपर में आ सकता है, बहुत आसान न्यूमेरिकल होगा, कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होगा। जस्ट लाइक दैट, ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा न्यूमेरिकल मैंने
पेश किया है, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये बात ज़हन में रख ली चाहिए, दो फैक्टर्स हैं जो पीएच ऑफ द बफर को लेकर के चलते हैं, एक पीके ऑफ द एसिड और दूसरा रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड एसिड इन द बफर कंटेनिंग दैट वन। ये एसिडिक एसिड है, इसकी कंसंट्रेशन मैंने 0.1 दी और इसके सॉल्ट की कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलर दी और इसका पीके वैल्यू 7.4 दिया। कहा गया जरा पीएच कैलकुलेट करके बताओ। आपने क्या सर कोई इशू नहीं है, पीके वैल्यू मेरे पास मौजूद है जब 4.74 और मैंने ऊपर सॉल्ट कंसंट्रेशन 1 रखी, नीचे एसिड कंसंट्रेशन 0.1 रखी। सो ये मेरे पास पॉइंट इधर से फिनिश होकर ऊपर गया 10, तो 10/1 का मतलब 10 और log 10 क्या होता है 1, लब ये 1 इसके अंदर आप सम अप करोगे 4.74 तो आपके पास आंसर क्या आएगा 5.74। चुटकी बजाई क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आप लोगों को अगर ये कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट भी आ जाए कॉन्फिडेंटली तरह कीजिएगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन ऊपर बेस कंसंट्रेशन नीचे। इसी तरह अगर आप लोगों को पीएच की बजाय पीओएच कैलकुलेट करनी हो तो उसका भी यही फॉर्मूला, फर्क सिर्फ क्या होगा कि पीओएच कैलकुलेट करनी होगी तो आप लोगों को पी के बी रिक्वायर्ड होगा और पी के बी रिक्वायर्ड होने के साथ साथ प्लस आएगा यहाँ पे लॉग ऑफ सॉल्ट के साथ नीचे आप लोग बेस कंसंट्रेशन आप लोग रखेंगे। ये पीओएच कैलकुलेट करने के हवाले से बातचीत थी यार। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं। आर यू रेडी फॉर दिस? देखें आप लोगों को एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन देकर और पूछेगा कि इस पर्टिकुलर केस में पीएच ग्रेटर है या पीके ग्रेटर है, आप लोगों को ये एमसीक्यू आ सकता है। यार इस एमसीक्यू को बगैर न्यूमेरिकल बनाए हुए सॉल्व करो। क्वेश्चन में स्टेटमेंट को गौर से देखो। लेट्स सपोज मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो तो जो पीएच होगी वो पीके के बराबर होगी। वहां पे कैलकुलेशन करने मत बैठ जाइएगा। सवाल आया, मासूम बच्चे भोले हैं, गलती करते हैं। आपसे ज्यादा यार एक एसिड कंसंट्रेशन मैंने आपको दी है 10⁻⁻5, मैंने आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन दी है 10⁻⁻5 मोलर और पीके ऑफ द एसिड आपको मैंने दे दिया है लेट्स सपोज 5। फाइंड करें पीएच क्या होगी। आप कहेंगे सर वो फॉर्मूला हेंडरसन इक्वेशन का लगाएं। अरे नहीं यार, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। आप लोग ये देखो सॉल्ट और एसिड बराबर है, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद 1 आएगा और log 1 क्या होता है 0 होता है। तो इट मींस दैट कि अगर आप पीएच कैलकुलेट करने जा रहे हैं, पीके प्लस log 1 है, log 1 क्या होता है 0, तो pH इज इक्वल टू pKa प्लस 0 आ जाएगा। तो बेटा कितनी pK वैल्यू मैंने आपको दी थी 5, तो pH वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वैल्यूएट करना है कि अगर एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन इक्वल तो pH और pKa भी इक्वल, बगैर कैलकुलेशन के, बगैर न्यूमेरिकल के। आप लोग देखें 2 सेकंड में आप उस आंसर तक पहुंचोगे इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखते हुए जो आप लोगों ने कम से कम 1 मिनट पे कैलकुलेशंस करनी थी। अगर एसिड ज्यादा तो समझ जाए डिनोमिनेटर ज्यादा, डिनोमिनेटर ज्यादा तो आंसर क्या हो जाएगा कम। तो मुझे कह देना चाहिए pH विल डिक्रीज एज कंपेयर टू pK। क्यों? क्योंकि बेटे अगर आप लोगों ने इस फॉर्मूले पे गौर किया हो तो एसिड हमेशा डिनोमिनेटर में, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो आंसर कम हो जाता है। और ऑफ कोर्स अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा, यहाँ पे अगर मैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाता हूँ तो ऑफ कोर्स फिर पीएच उस केस में बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यही मैं समझा रहा था कि एसिड ज्यादा तो पीएच कम, और अगर सॉल्ट ज्यादा तो पीएच ज्यादा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आंसर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के चेंज होना होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये मेरा कॉन्सेप्ट और आप लोग इसको अप्रिशिएट भी करेंगे। तो इसको वाइंड अप करते हुए मैं लास्ट टॉपिक, यस मोर देन 100% श्योर कि ये लास्ट टॉपिक है। ये बहुत लंबा यूनिट है बेटे और इससे न्यूमेरिकली ज्यादातर आते हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर ही मुझे इसको फोकस करवाना पड़ा तुम लोगों को। सो यहाँ पे मेरे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP, K फॉर कांस्टेंट, S फॉर सॉल्युबिलिटी एंड P फॉर प्रोडक्ट। बेटा बेसिकली ये टर्म यूज की जाती है फॉर दो स्पीशीज व्हिच आर स्पेरिंगली सॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन एक्वियस मीडियम। तो जब भी आप आयनिक कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हो एक लेस सॉल्युबल स्पीशी के लिए या वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो उसकी आयंस के कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP। सो आपके सामने इस वक्त मौजूद है द प्रोडक्ट ऑफ
इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज कॉल्ड इट्स केएसपी। केएसपी होता है एक स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केएसपी के साथ और ये एक्सप्लेन करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। और आप लोगों को पता होना चाहिए इसकी वैल्यू वही रूल है मेजर किया जाता है एट एसटीपी कंडीशंस, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस इन 1 atm। सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान में रख लीजिएगा कि आप लोगों को पेपर में सवाल क्या आएंगे। कोई भी सॉल्ट दिया होगा और उस सॉल्ट के केएसपी एक्सप्रेशन को लिखने के लिए बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों को एक सॉल्ट की केएसपी वैल्यू दी हुई होगी और आपसे फिर न्यूमेरिकल पूछ लेगा कि इसमें फला आयंस की क्या कंसंट्रेशन है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि आप लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ आयंस या सॉल्युबिलिटी देकर के केएसपी पूछ लिया जाएगा। तो ये था तीसरी टाइप का सवाल। फिर एक और भी तो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने अपनी एफएससी में भी थोड़ा सा आइडिया लिया होगा कि स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशंस पता चलानी हो, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड का पता चलाना हो, तो वो भी आप लोगों को केएसपी वैल्यू से पता चल जाएगा। तो उसकी भी प्रैक्टिस आप लोगों के साथ मैं जरूर करूंगा अभी इसी वीडियो के अंदर। और फिर एंड पे आप लोगों को कॉमन आयन इफेक्ट के थ्रू ये बताना है कि कौन पहले प्रेसिपिटेट आउट होगा और कौन बाद में प्रेसिपिटेट आउट होगा। तो बेटा मैं जरा स्पीडली बढ़ता हूँ इसी वीडियो के अंदर टॉपिक को कोशिश करता हूँ वाइंड अप हो जाए। अगर थोड़ी बहुत छोटी सी एक वीडियो और रिक्वायर्ड हुई तो वो नेक्स्ट वीडियो भी मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा। सो अगर आप लोगों के पास एक सॉल्ट है PbCl2 और आप लोगों ने इसका केएसपी एक्सप्रेशन लिखना है तो बिलीव मी बहुत आसान काम है। सॉल्ट में एक है लेड और एक है क्लोरीन। लेड के नीचे बेटे सब्सक्रिप्शन में 1 मौजूद है, जब कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब 1 होता है। और क्लोरीन के नीचे आप लोग देख रहे हो 2 लिखा हुआ है। ये जो नीचे लिखा हुआ है 1 और 2 है, ये नहीं भूलना बस आप लोगों ने। जो नंबर ऑफ मोल्स है वो इन्हीं सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप लोग देखोगे कितने बनेंगे। अगर मैं PbCl2 को आयोनाइज करवाऊं तो अब आप मुझे बताएं लेड आयंस के कितने मोल्स बनेंगे, 1 मोल। और लेड पर जो चार्ज होगा कैटाइन की फॉर्म में, वो चार्ज देखने के लिए आप लोगों को क्लोरीन के नीचे देखने पड़ेगा कि क्या डिजिट लिखा हुआ है और वो क्या लिखा हुआ है 2। आपको पता है ना क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है फॉर्मूला लिखते वक्त चार्जेस को। नेगेटिव के जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉजिटिव के नीचे और पॉजिटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव के नीचे लिखी जाती है। तो ये 1 मोल बना और इसका चार्ज क्लोरीन के नीचे मौजूद 2 + 2 चार्ज बना। और अब आप मुझे बताएं प्लस में अगर क्लोराइड आयंस बनाऊंगा तो क्लोराइड आयंस के मोल्स बनाने के लिए देखूंगा क्लोरीन के नीचे 2 मौजूद है तो मैंने 2 लिख दिया। ये 2 मोल्स के अकॉर्डिंगली बात हो रही थी। चार्ज देखने के लिए मुझे लेड के नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि क्लोरीन पर चार्ज लेड के नीचे मौजूद है। जो माइनस चार्ज होगा तो लेड के नीचे 1 है तो -1 क्लोराइड आयन पर चार्ज बना। उम्मीद है आप लोगों को मोल्स और चार्जेस का पता चलेगा। अभी इसकी मजीद प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाता हूं, जरा देखिए गौर से। ये बने लेड आयंस और ये बने क्लोराइड आयंस। और जब आप लोग इसका केएसपी एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वही पुराना रूल केसी पहले लिखोगे, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। क्योंकि सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बहुत कम आयोनाइज होगा तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो आप लोगों को अगर मैं इसका केसी एक्सप्रेशन लिखकर दिखाऊं बच्चों तो वो होगा लेड आयन कंसंट्रेशन इनटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय PbCl2 कंसंट्रेशन। ये अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहेगा क्योंकि स्पेरिंगली सॉल्युबल ये लेस सॉल्युबल सॉल्ट है। ये वैल्यू उठाओ Kc से मल्टीप्लाई कर दो तो Kc इंटू PbCl2 मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा KsP। और ये आयंस उसी तरह आप लोगों के पास Pb+2 और Cl-2 की फॉर्म में रहेगा। अब उसके बाद आप लोगों को PbSO4 का फाइंड आउट करना है तो बेटे वो भी फाइंड आउट कर लीजिएगा। सबसे पहले आयोनाइज करवाएं। ये सल्फेट एक आयन है, लेड दूसरा आयन है। तो लेड पर चार्ज सल्फेट पर मौजूद है और सल्फेट का चार्ज ऑफ कोर्स लेड पर मौजूद होगा। तो Pb+2 आयंस और SO4 -2 आयन बनेंगे। दोनों का केएसपी एक्सप्रेशन दोनों के आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। तो ये आप लोगों के पास एल्यूमिनियम क्लोराइड के हवाले से बात होगी, एल्यूमिनियम आयन ऊपर और क्लोराइड आयन का क्यूब। तो ये आप लोगों के पास एल्यूमिनियम क्लोराइड का केएसपी एक्सप्रेशन आ गया। अब ये जरा देखिएगा, एक सॉल्ट आपको दिया है मैंने AXBY। यहाँ पर ये सॉलिड फॉर्म में एक्वियस मीडियम में डिसॉल्व करूंगा। बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों के पास एक्वियस सॉल्यूशन की फॉर्म में जब ये मौजूद होगा एज सच उस तरह अनआयोनाइज्ड फॉर्म में। स्टूडेंट X विल बी द मोल्स और A पर मौजूद चार्ज किसके नीचे मौजूद है, B के नीचे। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं अगर तो
ए एक्स, मुझे ये बहुत पसंद है क्योंकि ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मोर देन इनफ है। बी वाई, अगर आयोनाइज होता है तो बनने वाले आयंस कौन से होंगे? देखिएगा जरा, ए के मोल्स उसकी के नीचे मौजूद है एक्स, और उसके ए के ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव वो बी के नीचे मौजूद है वाई, तो प्लस वाई लिख दिया। प्लस बी के मोल्स वाई और बी पर मौजूद जो चार्ज है वो ए के नीचे मौजूद है नेगेटिव साइन के साथ, और वो क्या आ गया एक्स। बेटा ये बने आयंस, इसका केएसपी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये केएसपी का एक्सप्रेशन होगा जिसमें आप a प्लस वाई की पावर x कर देंगे एंड b माइनस एक्स की पावर क्या कर देंगे y। उम्मीद है आप लोगों को ये केएसपी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना आ चुका होगा। ये A2B3 सॉल्ट है, इसका भी देख लो, ये 2 मोल्स, ये +3 चार्ज, ये 3 मोल्स, ये -2 चार्ज, और ये इसका केएसपी एक्सप्रेशन। तो वैल्यू ऑफ केएसपी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, और ये यूजुअली टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है। आइए जरा कुछ सॉल्ट्स की केएसपी वैल्यूज का टेबल आपके सामने रख दूं। एक बात तय कर लें, केएसपी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी उस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आप लोगों को कोई से सॉल्ट देकर 3-4 पूछ ले केएसपी वैल्यू के अकॉर्डिंगली कि कौन सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, तो आपने सबसे ज्यादा सॉल्युबल सॉल्ट के लिए सबसे ज्यादा केएसपी वैल्यू देखनी है। ये देखें, ये जितने भी सॉल्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे ये ज्यादातर आप लोगों को ट्रांजिशन मेटल्स के सॉल्ट्स मिलेंगे। ये चंद एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के सॉल्ट्स मिलेंगे जो रिलेटिवली कम सॉल्युबिलिटी जो है शो करते हैं। ये बहुत कम इनकी केएसपी वैल्यूज भी इस चीज को इंडिकेट कर रही होगी कि दे आर वेरी 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 लेस सॉल्युबल सॉल्ट्स। अगर आप लोग मुलाहिजा करें Ag2S की बहुत कम सॉल्युबिलिटी अप्रोक्सीमेटली ना होने के बराबर आयंस बनाता है। इस तरह सिल्वर के मोस्टली जो सॉल्ट्स हैं वाटर के अंदर आयोनाइज नहीं होते और बहुत कम आयोनाइजेशन शो करते हैं। बेटा ये जो टेबल है इसमें आप लोग खास तौर पर ये बात ध्यान में रख लीजिएगा कि सिल्वर के जो आप लोग सॉल्ट्स उठाओगे उनकी आपको रिलेटिवली कम केएसपी वैल्यू और कम सॉल्युबिलिटी देखने को मिल रही होगी, क्योंकि जितनी केएसपी आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है मींस दैट वो स्पीशी उतनी वाटर में सॉल्युबल भी क्या है, ज्यादा। तो ये कुछ सॉल्ट्स थे, उनकी मैं केएसपी वैल्यू आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। नो डाउट आप लोगों को ये सारी याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ अलबत्ता कॉन्सेप्ट को जरूर माइंड में रखिएगा। कैलकुलेशंस की बेस पर ये बात कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को सबसे पहले अब बेटा एप्लीकेशंस की तरफ जा रहा हूं। केएसपी की एप्लीकेशंस क्या है, केएसपी सॉल्युबिलिटी से कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर सॉल्युबिलिटी केएसपी से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये 2 टाइप के क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। सवाल आएगा, एट द ग्लांस आंसर तक पहुंचने का तरीका बताने लगा हूं। रेडी है, 1 2 3 गो। देखें क्वेश्चन में बोला कैल्शियम फ्लोराइड की वाटर में सॉल्युबिलिटी है 2.05 10⁻⁴। इसका केएसपी एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो। आप कहेंगे ओके सर 1 2 3 4 सॉल्युबिलिटी गिवन है। बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन आपके सामने मौजूद है, जब टाइम 0 होगा तो ये 0 कंसंट्रेशन में होंगे, और आप लोगों की इतला क्लियर्स है जो एक्चुअली वो सॉल्युबिलिटी दे दे वही उसके आयंस की कंसंट्रेशन बना देना। अब यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ आयन बन रहे होंगे तो उसने जो सॉल्युबिलिटी दी हुई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना। अगर 3 मोल्स ऑफ आयंस बन रहे हो किसी भी स्पीशी के जो आयोनाइज हो रही है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आप लोगों के पास इस वक्त कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन 1 मोल के अकॉर्डिंगली आपके सामने मौजूद है 2.05 10⁻⁴। बेटे मैं याद रख लें, आपको ये कह रहा हूं कि जो कैल्शियम फ्लोराइड की यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन दे रहा है एक्चुअली वही इक्विलिब्रियम पर जाकर आयंस की अपनी कंसंट्रेशन बन जाएगी। तो ये कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन, ये आपके पास फ्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। अब आप लोग यहाँ पर ये कंसंट्रेशन पुट करें और इसको आप लोग अपने कैलकुलेटर चलाएं या अपने दिमाग चलाएं। ये वैल्यू आप लोगों को सिंपल भी दे सकता है 2 4 5 6 7 8 9 या कॉम्प्लेक्स भी दे सकता है। तो तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पर 2 × 2.05 10⁻⁴ का स्क्वायर भी किया जाएगा, क्योंकि ये जो ओवरऑल कंसंट्रेशन है ये फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन है, और जब आप केएसपी एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करें।